जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडियन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबको हमने अभी हाल ही में संक्षिप्त रूप में डिफेंस न्यूज की वीडियो में यह बताया है कि साउथ कोरिया ने किस प्रकार से एक रिकॉर्ड टाइम में अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में उतार दिया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिलीज के बारे में, जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग फेज है KF-21 बोरामी का, ये शुरू हो चुका है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोडक्शन में उतर चुके हैं और ये 2026 तक कोरिया को ज्वाइन करना भी शुरू कर देंगे। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये कोरिया के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और बाकायदा इसके लिए कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को तकरीबन $1.4 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया भी गया है, जिसके अंतर्गत ये अगस्त 2027 तक तकरीबन 20 की संख्या में जो KF-21 बोरहमी है इनको मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करेंगे। अगर हम डापा की बात करें तो उन्होंने एक क्लियर टाइमलाइन को आउटलाइन किया है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि KF-21 की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टाइमलाइन पर बनी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की डिले की जो संभावनाएं हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट बैच है 20 एयरक्राफ्ट का, इसे 2027 तक डिलीवर करने का टारगेट रखा गया है और ये जो प्रोडक्शन है इसको लगातार बढ़ाते भी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो एडिशनल 20 KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट है इसको भी 2025 में साइन किया जाएगा, जिसके बाद टोटल जो नंबर हो जाएंगे KF-21 के वो 40 हो जाएंगे। और इनिशियली फर्स्ट फेज में हमें जो 4.5 जनरेशन के KF-21 फाइटर्स है ये देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि KF-21 को एक रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है और ये फिलहाल तो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और आने वाले भविष्य में इसका 5th जनरेशन वेरिएंट में विकसित किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए कोरिया ने इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी कर दी है। तो यहाँ पर KF-21 को लेकर के हम लोग ये तो कंफर्म है कि साउथ कोरिया को ये तय किए गए समय पर ही मिलेंगे, लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद भारत के एमका प्रोग्राम को लगातार कोट किया जा रहा है कि एमका के भी 2 अलग अलग वेरिएंट आएंगे, तो हम कोरिया से सीखते क्यों नहीं है। एमका प्रोग्राम हमारा इतना डिले क्यों हो रहा है, और वो भी उस समय पर जब भारतीय वायुसेना को एडवांस फाइटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, इसमें कोई संभावना नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम इस बात को नकारें। ये बात सत्य है कि भारतीय वायुसेना को ज़रूरत है और भारतीय वायुसेना की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 2025 में MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाली हैं। इसके बाद भारतीय वायुसेना के पास अगर तेजस मार्क 1A उचित नंबर्स में नहीं आए तो रिकॉर्ड लोएस्ट नंबर पे हमारी जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये पहुंचने वाली है। और एक ही इस समय तरीका है इससे उभरने का, वो है MRFA, जो कि काफ़ी स्लो आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में तो दावे किए जा रहे हैं कि 2024 के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल जाएगी, लेकिन अभी कोई बड़ी हलचल हमें ऐसी देखने को नहीं मिली है जहां पर ये चीज़ का स्पष्टीकरण सामने आ सके। और मान लीजिए अगर 2024 के अंत तक ये मिल भी जाता है तब भी 2025 में हमें RFP देखने को मिलेगी और उसके बाद एक जो प्रोसेस है वो शुरू होगा जहां पर टेक्निकल इवेल्युएशन होगा और उसके बाद जाकर के एयरक्राफ्ट विनर जो है वो घोषित किया जाएगा। अब संभावित है अगर हम राफेल का एग्जाम्पल ले लें तो राफेल को लेकर अभी हमने हाल ही में वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि भारत ने मेक इन इंडिया क्लॉज को यहां पर इंक्लूड किया है, जहां पर शायद कुछ राफेल फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे और बाकी का निर्माण भारत में किया जाएगा। और जिनका निर्माण भारत में किया भी जाएगा उनको लेकर आपको बता दें कि DRAL, जिसके साथ अभी ओनरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर डसॉल्ट एविएशन फुल ओनरशिप चाहती है 100%, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। और मान लीजिए ये चीज़ें रिजॉल्व हो भी जाती हैं तब भी नागपुर में असेंबली लाइन को बनाने में तकरीबन 1.5 से 2 वर्षों का समय लग जाएगा। यानी मोटे तौर पर 2028 से 29 से पहले ये जो एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना को मिलने नहीं शुरू होंगे। लेकिन एमका की बात करें, जो कि जाहिर सी बात है KF-21 तुर्की के कान और चाइना के FC-31 J-20 और दूसरे फाइटर कप से कम्पीट करने वाला है, तो इसमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एमका प्रोग्राम में सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हाल ही में देखने को मिला था वो मिला था 7 मार्च 2024 को, जब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो एमका प्रोग्राम है इसको हरी झंडी दे दी गई है और उन्होंने डिजाइन और डेवलपमेंट फेज को मंजूरी दे दी है।
अब यहाँ पर आपको याद दिला दे 2022 डिफेंस एक्सपो की एक स्टेटमेंट जो कि एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए के घोष सर के द्वारा की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जैसे ही फंड्स इशू किए जाते हैं तो उसके 3 वर्षों के अंतर्गत जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो आपको देखने को मिलेगा, और उसके 1 वर्ष बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर एमका का जो रोल आउट है वो हमें 2026 के अंत तक देखने को मिलेगा, और 2027 में इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल सकती है। और आपको यहाँ पर बता दें कि टोटल 7 स्क्वाड्रन एमका की खरीदी जाएंगी इनिशियली, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होने वाली है, और बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन होगी वो एमका मार्क 2 की होने वाली है। टोटल एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को विकसित किया जा रहा है, जिनकी लागत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए होगी। हालांकि जब ये प्रोडक्शन पर आएंगे तो इनकी कीमत कम हो जाएगी। और अभी अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है उस पर एमका प्रोग्राम बना हुआ है। बहुत सारे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो विकसित की जा चुकी हैं। के जो फीचर्स हैं वो इसे अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मिलाकर रखेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जो एडवांस रेडार सिस्टम है वो हमें देखने को मिलेंगे, एडवांस रैम पेंट्स देखने को मिलेंगे, और एक काफ़ी अच्छा फ्रंटल सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हद तक F-35 को रिजेंबल करेगा, जिससे कि इसके स्टेल्थ प्रोफाइल को इंक्रीज किया जा सके। सबसे खास बात होगी कि इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी ये 17.6 मीटर्स की होगी, इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा, और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 25,000 किलोग्राम का होने वाला है, और ये अपने साथ 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड हैं उनको ले जाने में सक्षम होगा। एमका में टोटल आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के पेलोड को नॉन स्टेल्थ मोड में कैरी करेगा, जबकि स्टेल्थ मोड में ये इंटरनल वेपन बे में तकरीबन 1500 किलोग्राम तक के जो मिसाइल्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें 4 मिसाइल्स जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हो सकती हैं वो पॉसिबल है। अब अगर हम वेपन कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें 2 अस्त्र मिसाइल या 2 तारा मिसाइल हो सकती हैं, या फिर 2 शॉ वेपन, 1 तारा मिसाइल, या फिर 4 अस्त्र मिसाइल, या फिर 4 शॉ, 8 शॉ और 4 पीजीएम जैसे जो चीज़ें हैं जैसे जेडएम हो गए या तारा हो गए, इनको ये इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होगी 6500 किलोग्राम की होगी, जिसकी सहायता से ये लॉन्ग रेंज मिशन को एग्जीक्यूट करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, और यही सारी कैपेबिलिटी इसे काफ़ी ज़्यादा खास बना देती है। इसको पावर करने के लिए इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इसकी सहायता से ये टॉप स्पीड टू मैक 2.15 की प्राप्त करेगा, जो कि तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है ये 1620 किलोमीटर की होगी। वहीं सर्विस सीलिंग जो है ये 20 किलोमीटर की होने वाली है। एमका फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरे जो एडवांस फीचर्स हैं इनसे इक्विप किया जाएगा, जिससे कि इनका RF सिग्नेचर और IF सिग्नेचर काफ़ी कम किया जा सके। जैसे कि इसमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलेंगे, सर्पेंटाइन डक्ट्स देखने को मिलेंगे, और भी दूसरी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हमें रिकॉर्ड समय में अब इसको विकसित करना होगा, और हमें अगर वाकई कम्पीट करना है दूसरे देशों के साथ तो हमें इसे शीघ्र अतिशीघ्र बनाना होगा। अन्यथा जब तक हमारे पास ये फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, ऑलरेडी दुनिया 6 जनरेशन में स्विच कर चुकी होगी, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे देश जो है वो इस पर काम शुरू कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।